नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो एक बार नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख मुद्दों पर कि कौन कौन से। सबसे पहला है देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी सेंटर, तो ये कहां पर बनाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है कॉमन फेलोशिप पोर्टल, किसने लॉन्च किया है, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा है पीएम सूरज पोर्टल, इसके बारे में जानेंगे। चौथा है कुत्तों की 23 नस्लों के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी है भारत सरकार ने। तो ये कौन कौन से हैं जो 23 नस्ल हैं जिन पर रोक लगाई गई है, ये जानेंगे। अंत में है महाराष्ट्र में मुंबई के 7 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया है। इन सभी न्यूज पर हम विस्तार से डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ, आप लोग डेली करते हो कमेंट, आंसर भी दे रहे हो, इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। और सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे, देश का जो पहला हाइड्रोन थेरेपी सेंटर है। देखिए, हाइड्रोन थेरेपी सेंटर ये जो बनाया जा रहा है, ये आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। यह जो हाइड्रोन थेरेपी है, पहले इसका प्रयोग जो किया जाता था तो मेंटली लोग बीमार होते थे, मस्तिष्क में जिनको दिक्कत होती, मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में फिर इसका कैंसर के पेशेंट्स पर भी प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसने बनाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईआईटी कानपुर ने देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया है। ठीक है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया था, किसके साथ, इटली के राष्ट्रीय हाइड्रोन थेरेपी कैंसर केंद्र के साथ। ठीक है, तो इसी एमओयू के तहत इन्होंने यह सेंटर यहां पर स्थापित किया है। इसके तहत दोनों संस्थान मिलकर भारत में हाइड्रोन थेरेपी के लिए क्षमता विकसित करेंगे और कार्य का संचालन करेंगे। ठीक है, हाइड्रोन थेरेपी कैंसर उपचार के लिए एक प्रकार की क्या है, रेडियोथेरेपी है। ठीक है, तो एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के बजाय यहां पर आप देखोगे प्रोटॉन और कार्बन के जो आवेशित कण है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोटॉन और कार्बन के कण है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये ज्यादा जल्दी जो कैंसर के टिश्यूज है उनको मारते हैं, एक्सपेक्ट यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो, इसीलिए यह हमारा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो हाइड्रोन थेरेपी है इसका महत्व क्या है। देखिए, कैंसर के जिन मामलों में ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी से भी इलाज नहीं हो पाता है, उस स्थिति में हम हाइड्रोन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। आपने जनरली पेशेंट्स देखे होंगे कि कई बार क्या होता है, जब ऑपरेशन हो जाता है तो उस पेशेंट्स में कैंसर और तेजी से फैलने लगता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये इसीलिए बनाया गया है कि जिनका हम ऑपरेशन से, ठीक है, या फिर रेडियोथेरेपी से हम इनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हाइड्रोन थेरेपी का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोन थेरेपी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कण होते हैं जो जल्दी आपके कैंसर टिश्यूज जो हैं उनको खत्म कर देते हैं, एक्सपेक्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और कार्बन के आवेशित कणों का वेग इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, इसीलिए ज्यादा कारगर होते हैं। हाइड्रोन का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के कैंसर में किया जाता है। जैसे मैंने बताया, पहले भी जो हाइड्रोन था, पहले जो थेरेपी थी वो जो मस्तिष्क के पेशेंट्स थे उन पर किया जाता था। इसके बाद इसका प्रयोग किस पर किया जाने लगा, कैंसर पेशेंट्स पर। तो आप देखोगे ये आपके मस्तिष्क, खोपड़ी के आधार की जो सर्जरी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, सिर, गले के कैंसर, श्वास तंत्र, वक्षस्थल, जननांग व बच्चों के कैंसर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें अगर आपके शरीर के हिस्सों में इससे रिलेटेड कैंसर है तो यहाँ पर आप हाइड्रोन थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैंसर क्या होता है। WHO ने क्या बताया है कैंसर, तो बेसिकली कैंसर क्या करता है कि आपके जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं इसमें कोशिकाएं जो है अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। ठीक है, और सामान्य सीमाओं के पार ये ऊतकों में आपके प्रवेश कर जाती हैं और आसपास के हिस्से पर आक्रमण करती हैं। ठीक, क्योंकि ये अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है तो हमें स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखोगे कि फर्स्ट स्टेज में जिनको भी कैंसर का पता चला है वो पेशेंट्स आराम से इसे क्योर कर सकते हैं, क्योरेबल होता है। लेकिन व्हेन इट गोइंग टू बी सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तब यह हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि हाँ, थर्ड स्टेज से भी कोई पेशेंट बच के आ जाता है। शरीर के लगभग किसी भी अंग या ऊतक से यह शुरू हो सकता है। इसमें कहीं भी नहीं है कि ये सिर्फ गले में होगा या मुंह में कैंसर हो सकता है, नहीं, ये आपके किसी भी बॉडी पार्ट से आपका कैंसर शुरू हो सकता है। दुनिया भर में यदि हम बात करें कि मृत्यु जो हो रही है उनमें कैंसर से होने वाली मृत्यु सेकंड प्लेस पर आ जाती है। ठीक है, दूसरी ऐसा ये एक तरीके से खतरनाक बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं। दुनिया भर में यदि देखा जाए कि हर सेकंड अगर 6 लोग मर रहे हैं तो उसमें 1 लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो कैंसर से हो रही है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। चलिए, इसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी थेरेपीज हैं जो प्रेजेंट में यूज़ की जा रही हैं कैंसर पेशेंट्स को क्योर करने के लिए, क्या क्या टाइप है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले आ जाता है सर्जरी। सबसे पहले जो डॉक्टर हमें बताते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो हम इसमें सर्जरी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन, उस पार्ट को काट करके हटा देना। ये एक
जो प्राइमरी अगर मैं कहूँ सबसे पहले यही यूज किया जाता है। इसके पश्चात आता है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी करी जाती है। कीमोथेरेपी इज लाइक, अगर आपको फील करना है और मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं उसे, क्योंकि जिन पर होता है उन्हीं को पता होता है, लेकिन कीमोथेरेपी ऐसी होती है कि एक आग का कोई जलता हुआ गोला है जो आपके शरीर उस सेंटर पर रख दिया जा रहा है, और वो जो जलता हुआ गोला होता है वो आपके जो सेल्स होते हैं उनको डेड कर देता है, मार देता है। तो ऐसा फील आता है जैसे कुछ जल रहा हो आपको, वो कीमोथेरेपी करवाई जाती है, इस टाइप से होती है। देन आता है रेडिएशन थेरेपी होती है। देन आपका आता है इम्यूनोथेरेपी एंड देन आता है हार्मोन थेरेपी, जहाँ पे आपके हार्मोन्स में चेंजमेंट करके उसको बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है एंड कैंसर जो टिश्यूज है उनको मारा जाता है। लेकिन अब क्या है, हम एक और थेरेपी है उसका भी यूज कर सकते हैं, जो अभी किसके द्वारा विकसित की गई है, कानपुर आईआईटी के द्वारा। बात कर लेते हैं कि हम जो कैंसर दिवस है वो कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को हम इसको मनाते हैं। शुरुआत जो इसकी की गई थी 2014 में, पहली बार हमने इसको शुरू किया था ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके। कोई भी दिवस मनाया जाता है उसका उद्देश्य यह होता है कि उस दिन हम उस मामले के, चाहे हम पर्यावरण दिवस मनाएं, चाहे हम योगा दिवस मनाएं, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, लोगों को बताएं। चाहे एड्स दिवस की हम बात कर ले, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कॉमन फेलोशिप पोर्टल के बारे में। क्या है ये, देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कॉमन फेलोशिप पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। हमें यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैसे लॉन्च किया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह विज्ञान के कार्य करने में इसमें सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग साइंस, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग, अभी हमने बिजनेस देखा था, लाई थी गवर्नमेंट, ठीक है, कि आसानी से आप अपना स्टार्टअप शुरू करो, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही थी। लेकिन अब साइंस के सेक्टर में, क्योंकि हमें इनोवेशन में आगे बढ़ना है, भारत को इनोवेशन में बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स में जाना है, कार्य करना है, तो इसी को लेकर के ईज ऑफ डूइंग साइंस नाम का जो एक आप कह लो उद्देश्य है उसको पूरा करना है, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। इस उद्देश्य के साथ इसके तहत छात्र सरकार के विभिन्न विभागों की डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल जो डिग्री है, फेलोशिप है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो भी इससे संबंधित स्टूडेंट्स हैं जो उसमें कार्य करना चाहते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें, यह आवेदन और विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के बीच एक एकल इंटरफेस है। यह पोर्टल इच्छुक छात्रों और स्टार्टअप्स की ऊर्जा और समय की बचत करने के साथ ही आपके आवेदन को भी आसान बनाएगा। ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट देयर इज अ पोर्टल वेयर यू विल बी अप्लाई। अगर आपको करना है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें आवेदन पत्र जमा करने से लेकर के चयन तक की प्रक्रिया पूरी तरीके से सरल है, सुव्यवस्थित है, और साथ ही साथ आपको इस पोर्टल को कैसे यूज करना है इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो भी वहां पर अपलोड है, तो आप उसको भी देख सकते हो कि कैसे आप इसमें कार्य करोगे, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज बताई गई है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे उसे यूज करना है, कैसे आप आवेदन कर सकते हो, और कितने दिनों में आपको क्या क्या अपना डेटा जो है उसमें देना है, लाइक आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीजें उस पोर्टल पर बताई गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका फेलोशिप लेना चाहते हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पीएम सूरज पोर्टल। तो क्या है ये पीएम सूरज पोर्टल, बेसिकली ये जो लॉन्च किया गया है, आप देखोगे SC ST OBC वर्ग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ज्यादा इस पर कार्य करेंगे, उनको ध्यान में रख करके इसको शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण के लिए ये आपका पीएम जो सूरज पोर्टल है, राष्ट्रीय पोर्टल, इसको शुरू किया गया है। अब इसमें होगा क्या, देखिए, यह वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। जैसे मैंने बताया, वंचित वर्ग SC ST OBC ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं, शेड्यूल जो ट्राइब का सब है, तो वो लोग अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं, यदि वो किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली उनको ध्यान में रख करके योजना चलाई गई है। उनको ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने आप को क्या है, स्टेबल बना सके, अपने आप को अपने क्षेत्र में विकसित कर सके, ठीक है। इसके द्वारा पात्र व्यक्तियों को बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ से ऋण ले सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा 15 लाख रुपए तक का आप देखोगे बिजनेस लोन मिलने वाला है। तो यदि कोई अप्लाई करना चाहता है या फिर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो आसानी से इस पोर्टल पर जाकर के कर सकता है, ठीक है। इसका उद्देश्य समाज के जो सबसे वंचित वर्ग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है और उनका उत्थान करना है। अब हम बात करेंगे, अभी हाल में आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं, आजकल ट्रेंड है शॉर्ट्स देखने का। हम जब भी फ्री हैं हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, तो आपने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स देखे होंगे जहां पर आप न्यूज़ सुनते हो कि एक कुत्ते के द्वारा 4 साल का बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई है, 2 साल का बच्चा उसकी डेथ हो गई है, किसी ने कुत्ते को काट लिया, बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट से आग्रह किया है केंद्र सरकार ने कि कुछ ऐसी नस्ल हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर इंडिया में बैन कर दिया जाए। ठीक, अभी पूरी तरीके से ये चीज़ें आई नहीं है, सेंटर ने कहा है इनको बैन करने के लिए, तो अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको अप्लाई करने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिनके भी पास इस तरह के इस 23 नस्ल में से कोई भी एक नस्ल है आपके पास, तो आप क्या करो, अपने डॉग का या तो नस्बंदी करवा लो, ठीक है, क्योंकि उसको ना ही प्रजनन करवाना है, ना ही उसकी ब्रीड्स को आपको आगे बढ़ाना है। आप उसको रख सकते हो अगर आपने उसका क्या करवा लिया है, अपने डॉग का नस्बंदी करवा लिया है, देन ठीक है, तो आपको इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने देना है, देन ही आप डॉग रखोगे, वरना गवर्नमेंट क्या करेगी, आपसे जो डॉग है वो सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर लेकर के चली जाएगी। तो ये उनके लिए है जिन्होंने इनमें से कोई भी एक डॉग अपने घर में पाल रखा है। और पशुपालन और डेयरी विभाग ने इन कुत्तों की नस्लों को लाइसेंस देने या प्रजनन से परहेज के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आगे बात करें, जिन लोगों के पास पहले से ही प्रतिबंधित कुत्ते हैं, ये जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको पिटबुल बहुत पसंद होता है, वो रोड व्हीलर हो गया, पिटबुल हो गया, ये रखते हैं, तो उनके लिए है कि आप उसको आगे मतलब प्रोसेस मत करवाओ। आगे बात कर लेते हैं, अब ये 23 जो नस्ल होने वाली है कौन कौन सी, अगर आप में से कोई भी आपके पास है घर में तो देन आप देख सकते हो। ठीक है, कुत्तों की प्रतिबंधित नस्ल में सबसे पहले आता है पिटबुल टेरियर, दूसरा है टोसा इनू, तीसरा है अमेरिकन स्टेफोर्ड टेरियर, फिला ब्रासिलियो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग है, यहाँ पर बोसबेला है, कॉन्गल है, फिर मध्य एशियाई शेफर्ड जो कुत्ते होते हैं वो आ जाते हैं, कोकेशियाना शेफर्ड कुत्ते हैं वो, दक्षिणी रूसी शेफर्ड कुत्ता, टॉर्जैक सर्पलिनिकैन, जापानी टोसा और अकिता, मास्टिफिन्स, रोडविलर और आपका रेटियर्स, ये कुत्ते हैं। और आगे देख लेते कौन सा है, रेडियस, रिजबैक, वुल्फ डॉग्स, कैनारियो, अकबॉस, मास्को गार्ड, केन कोरो और बंदो, ये इतने कुत्ते हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और ये डॉग्स क्या हैं, प्रतिबंधित है। अब है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि मुंबई गवर्नमेंट ने, आप देखो हर गवर्नमेंट क्या करी, आजकल कोई भी रेलवे स्टेशन होता है उसका नेम चेंज कर रही है। अभी प्रयागराज के कुछ 3 रेलवे स्टेशन थे, उनका नेम चेंज किया गया था, प्रयागराज का ऑलरेडी नेम चेंज किया गया है इलाहाबाद से, तो वैसे ही मुंबई का भी जल्दी ही चेंज होने वाला है। 7 रेलवे स्टेशन कौन है इनको देख लें, और साथ में मुंबई भी इसमें ऐड है, लेकिन मुंबई का नाम अभी निकल करके नहीं आया है कि बेसिकली क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई के 7 उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का ब्रिटिश काल के जो नाम थे उनको बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का भी निर्णय लिया गया है। जो अहमदनगर है उसका नाम क्या होगा, अब अहिल्यानगर होगा। चलिए बात कर लेते हैं ये कौन कौन सा स्टेशन है और नाम क्या रखा जाएगा इनका। तो कारी रोड स्टेशन का नाम लालबाग, फिर सैट हस्टन रोड का नाम होगा डोंगरी, मीरल लाइंस स्टेशन का नाम होगा आपका मुंबा देवी, चर्नी रोड स्टेशन का नाम होगा आपका गिरगांव, कॉटन ग्रीस स्टेशन का नाम होगा आपका काला चौकी, डॉकयार्ड रोड स्टेशन का नाम होगा आपका मंझगांव और किंग सर्कल्स का नाम होगा आपका तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो ये नाम जो है वो चेंज किए गए हैं, तो इनको आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लास्ट में एज इट इज हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू हो रहा है, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मुंबई या IIT दिल्ली। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।